फिजिक्स में विभिन्न पार्टिकल्स द्वारा एक दूसरे पार्टिकल्स पर डाला गया इफेक्ट फंडामेंटल फोर्स कहलाता है। ये इफेक्ट दूसरे किसी इफेक्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अब तक 4 नॉन फंडामेंटल फोर्स है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तथा ग्रेविटी। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार सबसेटांस के पार्टिकल्स के बीच विभिन्न फोर्स इंटीजर स्पिन 0, 1, 2 वाले पार्टिकल्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार है कि जब कोई सबसेटांस पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन या क्वार्क किसी फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स का इमिशन करता है, इस इमिशन से उस सबसेटांस पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन या क्वार्क की स्पीड में परिवर्तन आता है। फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स किसी सबसेटांस पार्टिकल्स से टकराकर अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इस कोलिजन से सबसेटांस पार्टिकल्स की स्पीड में परिवर्तन आता है, जैसे इन दोनों सबसेटांस पार्टिकल्स के बीच किसी फोर्स ने अपना इफेक्ट दिखाया हो। फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स पहले के एक्सक्लूशन प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं, अर्थात दो सबसेटांस पार्टिकल्स के बीच कितने ही फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो सकता है, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के लिए आवश्यक है। लेकिन अधिक मास वाले फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स का ज्यादा दूरी के सबसेटांस पार्टिकल्स के बीच एक्सचेंज कठिन है। इस कारण इन फोर्सेस का इफेक्ट कम दूरी पर ही होता है। दूसरी ओर यदि फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स का मास न हो, तब फोर्स का इफेक्ट ज्यादा दूरी पर होगा। सबसेटांस पार्टिकल्स के बीच एक्सचेंज होने वाले इन फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स को वर्चुअल पार्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि उन्हें रियल पार्टिकल्स की तरह पार्टिकल्स डिटेक्टर्स द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि इनका इफेक्ट मेजरेबल होता है तथा वे सबसेटांस पार्टिकल्स के बीच फोर्सेस को जनरेट करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में 0, 1, 2 स्पिन के पार्टिकल्स रियल पार्टिकल्स की तरह कैप्चर किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में ये पार्टिकल्स वेव के जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे लाइट रेज या ग्रेविटी वेव। कभी कभी ये पार्टिकल्स सबसेटांस पार्टिकल्स के बीच फोर्स कैरिंग वर्चुअल पार्टिकल्स के एक्सचेंज के दौरान भी जनरेट होते हैं। उदाहरण के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच वर्चुअल फोटॉनों के एक्सचेंज के कारण होता है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता है। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरने पर रियल फोटॉन को जनरेट कर सकता है, जिसे हम लाइट रेज के रूप में देख सकते हैं। फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स को उनकी फोर्स स्ट्रेंथ तथा उनसे अटैच सबसेटांस पार्टिकल्स के आधार पर 4 क्लासेस में बांटा जा सकता है। ध्यान दें कि ये क्लासिफिकेशन ह्यूमन द्वारा है, क्योंकि हम किसी भी प्रिंसिपल को टुकड़ों में ज्यादा अच्छे से समझते हैं। अधिकतर फिजिसिस्ट इन टुकड़ों को जोड़कर एक यूनिफाइड थ्योरी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें इन चारों फोर्सेस को एक ही फोर्स के विभिन्न स्टेट्स के रूप में समझाया जा सके। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये वर्तमान फिजिसिस्ट का प्रमुख लक्ष्य है। वैज्ञानिकों ने इन 4 फोर्सेस में से 3 के एकीकरण का प्रिंसिपल विकसित कर लिया है, लेकिन चौथा फोर्स ग्रेविटी अभी समझ के बाहर है। ग्रेविटी फोर्स, ये फोर्स सर्वत्र है, अर्थात हर पार्टिकल्स इस फोर्स को अपने मास या एनर्जी के अनुसार इसे महसूस करता है। यह सभी फोर्सेस में सबसे वीक फोर्स है। ये इतना वीक फोर्स है कि इसे हम शायद महसूस भी नहीं करें यदि ये अपने 2 डिस्टिंक्ट क्वालिटीज को शो न करे। ये फोर्स लार्ज डिस्टेंसेस पर भी इफेक्टिव है तथा ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अर्थात पृथ्वी तथा सूर्य के 2 इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के बीच का ये वीक ग्रेविटी फोर्स एक होकर एक महत्वपूर्ण इफेक्टिव फोर्स बन जाता है। अन्य तीनों फोर्स या तो कम दूरी के होते हैं, या कभी अट्रैक्टिव होते हैं, कभी रिपल्सिव होते हैं, जिससे वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार 2 सबसेटांस पार्टिकल्स के बीच ग्रेविटी फोर्स स्पिन 2 के फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स ग्रेविटॉन के एक्सचेंज से जनरेट होता है। ग्रेविटॉन का मास नहीं होता है, जिससे फोर्स लार्ज डिस्टेंसेस पर भी इफेक्टिव होता है। इस तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच ग्रेविटी का निर्माण करने वाले सबसेटांस पार्टिकल्स के बीच ग्रेविटॉन के एक्सचेंज के रूप में दर्शाया जा सकता है। एक्सचेंज किए गए ग्रेविटॉन पार्टिकल्स वर्चुअल है, लेकिन उनके द्वारा जनरेट इफेक्ट को मेजर किया जा सकता है, और ये पार्टिकल्स पृथ्वी को सूर्य की एक्सिस में रखते हैं। रियल ग्रेविटॉन द्वारा ग्रेविटी की वेव्स जनरेट होगी, जो कि काफी वीक होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक चार्जड पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्क के बीच होता है, लेकिन अनचार्जड पार्टिकल्स जैसे ग्रेविटॉन से कोई रिएक्ट नहीं करता है। ये ग्रेविटी फोर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी फोर्स से 1 मिलियन एक के बाद 40 गुना ज्यादा होता है।
इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव तथा नेगेटिव। दो पॉजिटिव पार्टिकल्स के बीच या दो नेगेटिव पार्टिकल्स के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव होता है, लेकिन पॉजिटिव तथा नेगेटिव पार्टिकल्स के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव होता है। एक लार्ज बॉडी जैसे पृथ्वी या सूर्य में लगभग समान मात्रा में पॉजिटिव पार्टिकल्स तथा नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, जिससे इन पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स तथा रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को लगभग नष्ट कर देते हैं तथा कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूट्रल होता है। लेकिन न्यूक्लियस और एटम के बीच फोर्स शक्तिशाली होता है। नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के सेंटर में स्थित पॉजिटिव प्रोटॉन के बीच फोर्स इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के सेंटर की एक्सिस में परिक्रमा करने को मजबूर कर देता है, जिस तरह ग्रेविटी फोर्स पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा के लिए मजबूर कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को स्पिन एक वर्चुअल मास लेस फोटॉन पार्टिकल्स के एक्सचेंज के रूप में देखा जाता है। इस प्रक्रिया में एक्सचेंज किए गए फोटॉन वर्चुअल होते हैं, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस से जब न्यूक्लियस केंद्र के समीप की एक्सिस में जाता है, एनर्जी जनरेट होती है और रियल फोटॉन जनरेट होते हैं। इन फोटॉनों को ह्यूमन अपनी आंखों से लाइट किरणों के रूप में देख सकता है। इन्हें फोटोफिल्म से वेरीफाइड किया जा सकता है। उसी तरह जब फोटॉन किसी परमाणु से टकराता है, वह किसी इलेक्ट्रॉन को सेंटर के समीप की एक्सिस से दूर की एक्सिस में डिस्प्लेस कर सकता है। इस प्रक्रिया में एनर्जी चाहिए, इसलिए फोटॉन का एब्सॉर्प्शन हो जाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स तीसरा फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये फोर्स रेडियो एक्टिविटी जनरेट करता है। ये फोर्स हाफ स्पिन के सबसे ट्रांस पार्टिकल्स पर इफेक्टिव होता है, लेकिन 0, 1, 2 स्पिन के पार्टिकल्स पर अनइफेक्टिव होता है। 1967 तक ये फोर्स अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया था। 1967 में इंपीरियल कॉलेज लंदन के अब्दुल सलाम तथा हार्वर्ड के स्टीवन वेनबर्ग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तथा वीक न्यूक्लियर फोर्स को यूनिफाइड करने वाला प्रिंसिपल प्रस्तावित किया। ये मैक्सवेल द्वारा एक शताब्दी पहले इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के यूनिफिकेशन के जैसा था। सलाम और वेनबर्ग के अनुसार फोटॉन के अतिरिक्त ही स्पिन 1 के 3 फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें एक साथ मैसिव वेक्टर बोसान कहा जाता है। ये मैसिव वेक्टर बोसान वीक न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करते हैं। इन्हें W+W-Z0 नाम दिया गया है। इनका मास लगभग 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वेनबर्ग सलाम प्रिंसिपल एक नए प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, जिसे स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि कम एनर्जी पर जो पार्टिकल्स हमें एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार के पार्टिकल्स लगते हैं, वास्तविकता में एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनकी स्टेट ही अलग होती है। अधिक एनर्जी पर यह सभी पार्टिकल्स एक ही जैसे बिहेव करते हैं। ये बिहेव कुछ रॉलेट साइकिल पर रॉलेट गेंद के जैसे है। अधिक एनर्जी पर जब साइकिल तेजी से घूमता है, गेंद एक ही तरह से व्यवहार करती है, अर्थात साइकिल पर गोल गोल घूमते रहती है। लेकिन जैसे ही रॉलेट साइकिल धीमा होता है, गेंद की एनर्जी कम होती है और गेंद 37 माइल्स में से किसी एक माइल्स में रुक जाती है। दूसरे शब्दों में, कम एनर्जी पर गेंद की 37 भिन्न स्टेट ये में से किसी एक स्टेट में हो सकती है। यदि हम गेंद को सिर्फ कम एनर्जी पर देख पाए, तो हम सोचेंगे कि 37 भिन्न भिन्न तरह की गेंदें हैं। वेनबर्ग सलाम प्रिंसिपल के अनुसार 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी पर तीनों पार्टिकल्स और फोटॉन एक ही जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन सामान्य स्टेट कम एनर्जी में पार्टिकल्स के बीच की सिमेट्री टूट जाती है। W+W- तथा W0 का मास ज्यादा होता है, इस कारण से उनकी स्ट्रेंथ अत्यंत कम दूरी तक ही होती है। जब सलाम वेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल प्रस्तावित किया, बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया था तथा उस समय के पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड W+W- तथा W0 पार्टिकल्स को जनरेट करने वाले एनर्जी 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंचने में असमर्थ थे। अगले 10 वर्षों में उनके प्रिंसिपल द्वारा कम एनर्जी पर की गई कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से वेरीफाई हो रही थी। 1979 में सलाम और वेनबर्ग को हार्वर्ड के शेल्डन ग्लासो के साथ नोबेल दिया गया था। शेल्डन ग्लासो ने भी इसी से मिलता प्रिंसिपल प्रस्तावित किया था। 1983 में सर्न में फोटॉन के इन 3 साथियों की खोज हो गई थी। इन तीनों पार्टिकल्स के मास और प्रॉपर्टी इस प्रिंसिपल द्वारा प्रस्तावित मास और प्रॉपर्टी के बराबर ही थे। इस खोज के लिए सर्न के कार्लो रूबिया को 1984 में नोबेल पुरस्कार मिला। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फोर्थ क्लास में आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो क्वार्क को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियर सेंटर में रखता है।
ये माना जाता है कि ये फोर्स स्पिन एक के पार्टिकल्स ग्लूऑन से बनता है जो स्वयं से तथा क्वार्क से रिएक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे परिरोध या बंधन या कन्फाइनमेंट कहते हैं। इस प्रॉपर्टी के कारण ये फोर्स पार्टिकल्स को इस तरह से बांधता है कि पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन का कोई कलर नहीं होता है। कोई क्वार्क अकेला नहीं हो सकता क्योंकि उसका कलर होगा रेड, ग्रीन या ब्लू। ये फोर्स एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन क्वार्क को ग्लूऑन से बाइंड करता है। रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू इज इक्वल टू व्हाइट। इस तरह की थीकरी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाती है। दूसरी संभावना के अनुसार क्वार्क तथा एंटी क्वार्क का पेयर रेड प्लस एंटी रेड, ग्रीन प्लस एंटी ग्रीन, ब्लू प्लस एंटी ब्लू मेसान पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। मेसान पार्टिकल्स टेम्पररी होते हैं क्योंकि क्वार्क और एंटी क्वार्क एक दूसरे को मिटाकर इलेक्ट्रॉन और अन्य पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। इसी तरह से कन्फाइनमेंट प्रॉपर्टी ग्लूऑन को दूसरे ग्लूऑन से जुड़ने से रोकता है क्योंकि ग्लूऑन का भी कलर होता है। यदि ऐसे ग्लूऑन जो मिलकर व्हाइट कलर बनाए तो ग्लू बॉल नामक टेम्पररी पार्टिकल्स का निर्माण करेंगे। ये फैक्ट की कन्फाइनमेंट प्रॉपर्टी एक अकेले क्वार्क या ग्लूऑन के इंस्पेक्शन से रोकता है। क्वार्क और ग्लूऑन को थियोरेटिकल पार्टिकल्स बना देता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक और प्रॉपर्टी है जिसे एसिम्प्टोटिक फ्रीडम कहते हैं। ग्लूऑन और क्वार्क को अच्छी तरह से परिभाषित करता है। सामान्य एनर्जी पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्वार्क को मजबूती से बांधे रखता है, लेकिन लार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि हाई एनर्जी पर ये फोर्स वीक हो जाता है और क्वार्क तथा ग्लूऑन इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के जैसे व्यवहार करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स तथा फंडामेंटल फोर्स को एक साथ देखने पर निम्न चित्र सामने आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तथा वीक न्यूक्लियर फोर्स के यूनिफिकेशन के प्रयास की सफलता ने वैज्ञानिकों को इन दोनों फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को यूनिफाइड करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी कहते हैं। ये नाम उचित नहीं है क्योंकि यह प्रिंसिपल महान नहीं है और ये यूनिफाइड प्रिंसिपल भी नहीं है क्योंकि ये ग्रेविटी को शामिल नहीं करता है। ये प्रिंसिपल पूर्ण प्रिंसिपल भी नहीं है क्योंकि इस प्रिंसिपल में बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, उल्टे उन्हें एक्सपेरिमेंट्स की सफलता के लिए चुना जाता है। फिर भी इट इज ए स्टेप टुवर्ड्स फुली इंटीग्रेटेड थ्योरी।